बहन, हमें आपकी बेटी एक नजर में पसंद आ गई थी। जब से मैंने इसे मंदिर में देखा था तब से मैंने पक्का मन बना लिया था कि अब यही मेरे 1000 बीघा घर की बहू बनेगी। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, आप बताओ। अब आप सामने से रिश्ता मांग रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। इस गरीब माँ की बेटी 1000 बीघा के घर की बहू बनेगी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर रिश्ता पक्का। मैं पंडित जी से इस महीने की 15 तारीख की शादी को लेकर आई हूँ। उस दिन इनकी शादी होगी। अच्छा, हम चलते हैं। इतना कहकर गायत्री अपने परिवार के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद सुमित्रा और याशिका बहुत खुश होती हैं। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए, इतने अच्छे घर में उसका रिश्ता जो तय हो गया है। ये गरीब माँ अब चैन से मर सकती है। माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मैं भी गर्व से कहूंगी लोगों को कि मेरा ससुराल 1000 बीघा में फैला अमीर ससुराल है। यहाँ एक कमरे के ससुराल में खाना सोना सब होता था, वहाँ तो इससे बड़ा बाथरूम होगा। यशिका और सुमित्रा आज बहुत खुश थीं, क्योंकि यशिका के रिश्ता एक अमीर घर में लगा था। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द यशिका की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। माँ, मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना? आखिर मैं इतने अमीर घर में जा रही हूँ। जानती है ना आप, मेरा 1000 बीघा का ससुराल है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों की इंसल्ट हो। हाँ बेटा, तू बहुत सुंदर लग रही है। अब ठंड बढ़ती जा रही है, चल मंडप पर शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। यशिका आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी शादी अभिषेक से जो हो रही थी। अब शादी करके यशिका अपने ससुराल जाती है, जहां वो अपना 1000 बीघे में फैला ससुराल देखकर दंग रह जाती है। कितना बड़ा और सुंदर ससुराल है मेरा। दरवाजे पर कितनी ठंड लग रही है, पर अंदर से गर्माहट महसूस हो रही है। लगता है अंदर ठंड से बचने की सारी सुविधा है। बहू, बाहर बहुत ठंड है, अब जल्दी से तुम इस कलश को पैरों से गिराकर अंदर आ जाओ। हाँ भाभी, जल्दी आ जाओ, अंदर हीटर चल रहा है। इस तरह ठंड में यशिका पैरों से कलश गिराकर घर में जाती है और अपने 1000 बीघा में फैले ससुराल को देखती है। मेरा ससुराल सच में कितना बड़ा है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। यशिका अपना 1000 बीघा में फैला ससुराल देखकर बहुत खुश होती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद गायत्री अपनी बहू को घर की जिम्मेदारी देती है। बहू, ये तेरा छोटा सा मायका नहीं बल्कि 1000 बीघा में फैला ससुराल है, इसलिए तुझे यहाँ एडजस्ट होने में दिक्कत आएगी। पर तू हिम्मत मत हारना और आज रसोई का काम संभाल। पहली रसोई है तेरी आज, फिर धीरे धीरे मैं तुझे इस घर के सारे तौर तरीके और काम समझा दूंगी। माँ जी, कोई बात नहीं, मैं अकेली सब संभाल लूंगी। यशिका अपनी सास की बातों को सिर आंखों पर रखती है और रसोई में जाकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर जब सबको परोसती है तो खाना खाते हुए काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी, ये रोटी तो ठंडी हो चुकी है, हमें तो गर्म रोटी खाने की आदत है। आप एक काम करो, तवे से निकलती ही रोटी लेकर यहाँ आ जाओ और ये खाना फिर से गर्म करके लाओ। ठंड बहुत हो रही है, इतना ठंडा खाना नहीं खाया जाएगा। पर काजल, ये खाना इतना भी ठंडा नहीं है, अभी ही बनाया था। अब मैं क्या करूं, किचन इतना दूर है तो। हम जानते हैं यशिका, पर क्या करें, हमें बिल्कुल गर्म खाना खाने की आदत है। ठीक है। ठंड में कांपती हुई यशिका डाइनिंग हॉल से चलकर बड़ा लिविंग हॉल पार करके उदास चेहरा लेकर फिर से रसोई में जाती है और खाना गर्म करके बाहर आती है और रसोई में खड़ी होकर रोटी बनाती है और गैस कम करके वहीं गर्म रोटी अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देने जाती है। कुछ देर बाद जब सब खाना खा लेते हैं तो अकेले यशिका सिंक में बर्तन धोती है। कितना बड़ा ससुराल है, गर्म रोटी के चक्कर में किचन से डाइनिंग हॉल तक कितने चक्कर कटवाए इन्होंने। इतनी दूर है यार किचन से डाइनिंग हॉल, और अब कितने सारे बर्तन हो गए हैं। मैं अकेली घर का काम कर रही हूँ सुबह से, कितनी ज्यादा थक चुकी हूँ। घर के कामों से थककर यशिका अपने कमरे में सोने जाती है, पर तभी अभिषेक उसे एक और नया काम बता देता है। यशिका, सोने से पहले मेरी सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर दो, और हाँ, ये मेरी फाइल ड्रॉर में रख दो और मेरा सामान, परफ्यूम सबको संभाल के रख दो, ताकि सुबह कुछ ढूंढने में तुम्हें दिक्कत ना हो। लगता है 1000 बीघा के इस अमीर ससुराल में मुझे नींद नसीब नहीं होगी। यशिका अपने पति का काम खत्म करके उसी वक्त सो जाती है और सुबह 5 बजे उठकर फिर से घर के कामों में लग जाती है और नाश्ता बनाकर यशिका आराम करने के लिए बैठती है। तभी वहां काजल आ जाती है और अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। ये देखो भाभी, मेरे कमरे की क्या हालत है। मेरी अलमारी कपड़ों से भरी है, अलमारी खोलते ही सारे कपड़े बाहर निकल रहे हैं और ये चादर पिछले 2 हफ्तों से बदली नहीं गई है और पूरे कमरे में जाले हो गए और फर्श भी कितना गंदा है। मेरी कॉपी किताब भी इधर उधर फैली है। मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने कमरे की सफाई कर लूं, पर आज मेरा एग्जाम है, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो आज आप घर का बाकी काम छोड़कर मेरे कमरे की सफाई कर दो।
क्या इतनी ठंड में मैं अकेली इतना सारा काम? भाभी इतना भी काम नहीं है, आप कर लोगी। एक बार फिर यशिका घर का सारा काम खत्म करती है और जैसे ही आराम करने के लिए बैठती है तभी गायत्री उससे कहती है, बहू यहाँ आराम कर रही है और पूरा मशीन कपड़ों से भरा हुआ और कुछ कपड़े मशीन के बाहर रखे। आज हल्की हल्की धूप निकली है, मैं तो कहती हूँ आज ही सारे कपड़े धोकर रख दे, कल का काम तेरा ही आसान होगा। ये कहाँ फंस गई मैं? इससे तो अच्छा मेरा छोटा सा मायका था 4 दीवारी का। 1000 बीघा का ससुराल मेरे लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ एक कोने में रसोई है तो दूसरे कोने में कमरे। रोज चलते चलते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। जो यशिका शादी से पहले अपने 1000 बीघा अमीर ससुराल के नाम से खुश हो रही थी, आज वही यशिका अपने 1000 बीघा वाले ससुराल से परेशान हो जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू तुझे ससुराल में आए इतने दिन हो गए पर गार्डन एरिया को देखकर लग नहीं रहा कि तूने एक भी दिन गार्डन एरिया साफ किया हो। माँ जी 1000 बीघा का ससुराल है, मैं अकेले इतना सब कुछ कैसे करूंगी? और ये गार्डन एरिया कितना गंदा और बड़ा है। कम से कम एक नौकर तो होना चाहिए ना घर के कामों में मेरी मदद करने के लिए। मैं गरीब घर की लड़की इसलिए लेकर आई क्योंकि मुझे लगा वो मेरे घर की जिम्मेदारी को संभाल लेगी, घर की साफ सफाई अच्छे से करेगी। पर तुझे तो अमीरों वाले शौक चढ़ गए, नौकर चाहिए इन्हें। मुझे नौकरों पर विश्वास नहीं है। जब तू नहीं थी तो अकेले मैं पूरे घर का काम करती थी और मेरा 1000 बीघा में फैला ये घर शीशे की तरह चमकता था। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी सफाई करनी शुरू कर दे, हो जाएगा 2-3 घंटे में काम खत्म। अगर मुझे पता होता कि मेरी खुशी ही मेरे दुख का कारण बनेगी तो मैं कभी भी 1000 बीघा के अमीर ससुराल के नाम पर शादी नहीं करती। अब यशिका अंदर ही अंदर घुटने लगती है और शाम को जब अभिषेक घर आता है तो उससे इस बारे में बात करती है, पर अभिषेक भी उसकी परेशानियों को नहीं सुनता। यशिका मैं जानता हूं हमारा घर बड़ा है, पर इस घर की बहू तो अब तुम ही हो। तुम्हें यह सब संभालना होगा, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। अभिषेक की बात सुनकर यशिका की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह गायत्री की नजर अपने पूरे घर पर पड़ती है और वो घर में गंदगी देख अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे पूरा घर घुमाती है और साथ में गंदगी भी दिखाती है। ये देख घर का हॉल, घर में मेहमान आ रहे हैं, सभी मेहमान यहीं बैठेंगे। देख टेबल कितनी गंदी है और दीवारों पर जाले जमे हुए हैं, इसकी सफाई कौन करेगा? और मैंने तुझे ड्राइंग रूम भी दिखाया था, वो भी कितना गंदा है। और तू हॉल के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर देख, चारों तरफ कमरे हैं पर उनके बाहर रत्ती भर भी सफाई नहीं हुई है। तू कैसी सफाई करती है? आज घर के कामों में लग जा, कल मेहमान आने वाले हैं, घर की पूरी सफाई अच्छे से होनी चाहिए। पर माँ जी इतनी ठंड में मैं इतना सब कुछ कैसे करूंगी? तो बहू मैं कौन सा तुझ पर दबाव बना रही हूँ कि आज ही खत्म कर, नीचे का काम आज कर ले, बाकी का काम कल कर लेना। अब यशिका अकेले पूरे हॉल की सफाई करती है और बाकी जगह की भी। अगले दिन घर में मेहमान आ जाते हैं और तभी गायत्री की नजर दीवारों पर और पेंटिंग पर जमी धूल पर पड़ती है और वो काजल को बुलाकर उसे यशिका के पास भेजती है। भाभी आपने अच्छे से सफाई नहीं करी है, माँ ने कहा है कि मेहमान ऊपर आए उससे पहले इस पूरी गैलरी की सफाई कर लो। काजल मैं अकेली हूँ, तुम भी घर के कामों में मेरी थोड़ी मदद करवा दो। हमारा घर कोई 1-2 कमरे का नहीं बल्कि 1000 बीघा में फैला है। भाभी मेरे बस की नहीं है घर के काम करना, आप खुद देखो कैसे करना है। काजल यशिका की काम करने में हेल्प नहीं करती और वहां से चली जाती है, जिसके बाद अकेली यशिका एक स्टूल पर खड़ी होकर दीवार से जाले साफ कर रही होती है। तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो ऊपर गैलरी से नीचे मेहमानों के सामने गिर जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। भगवान गायत्री, आखिर तुम अपनी बहू से कितना काम करवाती हो कि वो ऊपर सफाई करते करते नीचे गिर गई। कितना खून निकल रहा है, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाओ, कहीं तुम्हारी बहू को कुछ हो ना जाए। और थोड़ा तरस खाओ अपनी बहू की हालत पर। यशिका माँ क्या हुआ मेरी यशिका को? अब पूरा परिवार यशिका को अस्पताल ले जाता है, जहां यशिका 4 दिनों तक बेहोश रहती है। और इन 4 दिनों में काजल और गायत्री न केवल घर के सारे काम करती हैं बल्कि हॉस्पिटल के चक्कर भी काटती हैं, जिसके बाद दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ दिनों बाद जब यशिका ठीक होकर घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर में एक नौकर है और गायत्री अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे समझना चाहिए था, 100 बीघा में फैला हमारा घर है, तू अकेले इतना सब कुछ कैसे संभाले कि अगर मैंने शुरुआत में ही नौकर रख दिया होता तो शायद तेरी ये हालत ना होती। उस दिन के बाद गायत्री अपनी बहू का पूरा ख्याल रखती है और उसकी मदद करवाती है। वहीं नौकर के आने की वजह से यशिका को अब घर के कामों में काफी मदद भी मिलती है। माँ रहने दीजिए, मत करिए ऐसा, कोई बात नहीं। चुप कर तू, एकदम मेरी गलती है जो मैंने तेरी बात पर विश्वास किया। ऐसे ससुराल वालों को घर में रखने से अच्छा है कि मैं इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं।
तुलसी अपनी माँ को समझाओ, देखो गुस्से में तुम्हारे ससुराल वालों से कैसे बातें कर रही है। अरे शुक्र मनाओ, मैं अब तक बहुत तरीके से बात कर रही हूँ। मेरा बस चले तुम लोगों के ऊपर पुलिस कंप्लेंट करवा दूं। ऐसे मत बोलिए गायत्री जी, हमें माफ कर दीजिए। माफी के लायक नहीं है आप लोग। अपना सामान उठाइए और अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाइए। आखिर ऐसा क्या किया था तुलसी के ससुराल वालों ने जो उसकी माँ गायत्री उनसे ऐसा व्यवहार कर रही थी और धक्के मारकर सबको घर से बाहर निकाल रही थी? और किस बात की माफी मांग रहा है ओम प्रकाश? आइए जानते हैं अपनी आगे की कहानी में। ओह माँ, आज तो बहुत ठंड है। ये लो माँ, खाना खा लो। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। पहले माँ आप ये खाना खा लो, फिर आपको मुझे दवाई भी देनी है। कुछ दिनों बाद तेरी शादी है। तेरे जाने के बाद कैसे रहूंगी मैं? कौन करेगा मेरी देखभाल तेरी तरह? माँ आप चिंता मत करो, शादी के बाद भी मैं यहाँ पर आकर आपकी देखभाल किया करूंगी। तुलसी एक अच्छे परिवार से थी। वो अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी। कुछ वक्त गुजरता है और गायत्री अपनी बेटी की शादी एक बड़े परिवार में करवा देती है जिसमें उसका मन लगा रहे। जा बहू, आज तेरी पहली रसोई है। पूरे परिवार के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना कर ला। अपनी सास के कहने पर तुलसी रसोई में आती है और सबके लिए खाना बनाना शुरू करती है, जिसे देखकर उसकी जेठानी कहती है, आ गई देवरानी जी, ठंड तो बहुत है। ऐसा करिए गरम गरम सबके लिए पकौड़े भी बना दीजिएगा। माँ को पकौड़े खाना बहुत पसंद है। कुछ देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है। अरे बहू, इस ठंड में तूने ये गर्मा गर्म पकौड़े बना दिए और ये जीरा राइस मटर पनीर की सब्जी, दिल खुश कर दिया। पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने कमरे में जा रहे होते हैं कि तभी उसकी जेठानी पूजा तुलसी को रोक के कहती है, अरे तुलसी, तुम कहाँ चली? सबने खाना खा लिया है और रसोई में बहुत सारे छोटे बर्तन पड़े हैं। पहले उनको मांज दो, फिर जाना कमरे में। ठीक है पूजा दीदी, मैं अभी जाकर सारे बर्तन धो देती हूँ। पूजा के कहने पर तुलसी चुपचाप जाकर रसोई को साफ करने लगती है और सारे झूठे बर्तन धोने लगती है। ठंड से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। शुक्र है भगवान का कि इस ठंड में मुझे बर्तन नहीं धोने पड़े और मैं बच गई। अच्छा है देवरानी जी के आने से मुझे थोड़ी राहत मिली। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है। तुलसी की माँ का फोन आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इसीलिए उसे अर्जेंट अपने ससुराल से मायके जाना पड़ता है और वो एक बैग लेकर अपने मायके चली जाती है। देवरानी जी को भी अभी मायके जाना था। इस कड़ाके की ठंड में अपने मायके जाकर बैठ गई है और मुझे इस ठंड में इतना काम करना पड़ रहा है। अरे बहू, पोछा ही मारती रहेगी या हमारे लिए कुछ खाने को भी बनाएगी? तुलसी अपनी माँ के पास पहुँचती है जहाँ उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। इधर तुलसी अपनी माँ के लिए टाइम पर खाना पीना करती है और टाइम पर दवाई देती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत में थोड़ा सुधार होता है और तुलसी फिर से अपनी ससुराल आ जाती है। आ गई देवरानी जी आप? बहुत लंबा समय बिता दिया आपने अपनी माँ के साथ। ससुराल वालों की याद नहीं आती क्या वहाँ जाने के बाद? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान तो दोनों तरफ ही रहता है, लेकिन माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। ऐसे ही समय गुजरता है और अपनी देवरानी के बार बार मायके जाने वाली आदत से पूजा बहुत परेशान थी। एक बार फिर अर्जेंट पूजा को अपनी माँ के पास जाना पड़ता है और उसके मायके जाने के बाद, माँ जी, ये देवरानी जी का क्या तरीका है? जब मन हुआ बैग उठाकर अपने मायके चली गई। अरे बहू, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो उसे देखने ही जाती है। माँ जी, आप क्या वहाँ जाकर देखती हैं? क्या सच में उसकी माँ की तबीयत खराब है? मुझे तो लगता है इस ठंड में काम से जी चुरा के बार बार अपने मायके जाकर बैठ जाती है और इस ठंड में सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बहू, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो, दुर्घटना से देर भली। हम ऐसा करते हैं, पूरा का पूरा परिवार उसके मायके चलते हैं। सुमित्रा अपनी बहू पूजा की बातों में आ जाती है और पूरा ससुराल अपना बोरिया बिस्तर लेकर तुलसी के मायके पहुंच जाता है। तुलसी दरवाजे पर अपने ससुराल वालों को देखकर बहुत खुश होती है। उसके मन में होता है कि अब वो अपनी माँ और ससुराल वालों की मिलकर अच्छे से सेवा कर पाएगी। गायत्री बेड पर टेबल पर रखे पानी के गिलास को लेने की कोशिश कर रही होती है, पर उससे गिलास उठ तक नहीं रहा होता। पूजा वहीं बगल में बैठ के फोन चला रही होती है। कांच का गिलास टेबल से नीचे गिर जाता है। तुलसी रसोई से भाग कर माँ के पास आती है।
क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हैं? और ये पानी का गिलास कैसे गिर गया? क्या हुआ माँ जी? अभी तो आप ठीक थी, अचानक पता नहीं तुलसी, अभी तक तो सब ठीक था, पता नहीं ये गिलास कैसे गिर गया। तुलसी की माँ को कहीं ना कहीं ये बात बुरी लगी कि पूजा के होते हुए भी पूजा ने उसकी मदद नहीं की। कुछ देर बाद तुलसी रसोई में जाती है और ठंड में सबके लिए खाना बनाती है। अच्छा है अपने पूरे परिवार को लेकर मैं अपनी बहू के घर आ गई। 4 टाइम खाने को मिलता है और 4 टाइम सोने को। इस ठंड में मेरे पूरे परिवार को राहत मिलती है और तुलसी को तो काम करने की आदत ही है। गायत्री अपने दरवाजे पर खड़े सुमित्रा की सारी बातें सुन लेती है। कुछ देर बाद तुलसी अपनी माँ के लिए खाना लेकर उनके कमरे में आती है। लीजिए माँ, आपके खाने का टाइम हो गया है, खाना खाएं और फिर आपको दवाई भी लेनी है। बेटा तुलसी, एक बात बता, तेरे ससुराल वाले तेरे साथ अच्छा बर्ताव तो करते हैं ना? तो खुश तो है ना उनके साथ? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। बाकी आप इतनी चिंता मत कीजिए, आप टाइम से खाना खाइए, दवाई लीजिए और जल्दी से ठीक होइए। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन तुलसी रसोई में काम कर रही होती है कि तभी वो तेज चक्कर खाकर जमीन पर गिरती है, जिसकी तेज आवाज सुनकर उसकी माँ जैसे तैसे करके रसोई में आती है। ये कैसी हालत हो रखी है मेरी बेटी की। इस घर में काम करते करते इसके दोनों हाथ पैर ठंड में सूज गए हैं और लाल पड़ गए हैं और कमजोरी इतनी हो रही है जैसे लग रहा है इसने काफी दिनों से खाना भी नहीं खाया हो। उसके ससुराल वाले भी तुलसी के आसपास ही खड़े होते हैं, जिसे देखकर गायत्री कहती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे कैसे ससुराल वाले हो, और तुम दोनों औरतों के नाम पर कलंक। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, नहीं तो मैं धक्के मार के तुम लोगों को घर से बाहर करूंगी। ये किस तरह बात कर रही हो गायत्री जी? भूलो मत, हम तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले हैं। अभी तक तो बहुत तरीके से बात की है, जैसे तुम लोगों की हरकत है इस घर में 1 सेकंड खड़े रहने के लायक नहीं हो तुम लोग। माँ रहने दीजिए, सब ठीक है, ऐसे मत बोलिए उन्हें। अरे शर्म करो, देखो अभी भी मेरी बेटी ऐसी हालत में भी तुम लोगों का साथ दे रही है और तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको नौकर बना कर रखा है। सुमित्रा और पूजा को अब अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी ही नजर में शर्मसार हो जाती हैं। तभी सुमित्रा तुलसी के पैर पकड़ के कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है, मैं तेरी तकलीफ को कभी समझ नहीं पाई। हाँ देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही माँ के कान भरे आपके लिए और ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। माँ जी आप मेरे पैर मत छूइए, मेरे लिए आप अभी भी मेरी माँ की तरह ही हैं और आप सब मेरे परिवार का हिस्सा। ठीक है बहू, अगर तूने हमें माफ कर दिया तो अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। अब तू अपनी माँ को लेकर ससुराल चल और अब हम पूरा परिवार साथ रहेंगे। तुलसी अपने पूरे ससुराल वालों को माफ कर देती है और अपनी सास के कहने पर अपनी माँ को लेकर ससुराल आ जाती है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ साथ अपने पूरे परिवार की भी देखभाल अपनी जेठानी के साथ मिलकर करती है।